नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे। आपको बता दें कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की है। पीएम मोदी ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के छठी बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हमने कोरोना के दौरान देखा है कि कैसे केंद्र और राज्य सरकारों ने राष्ट्र को सफल बनाने में एक साथ काम किया है। इससे विश्व स्तर पर देश की सकारात्मक छवि बनी है। कई राज्यों ने तेज गति से विकास का काम भी किया है। साथ ही केंद्र राज्य साथ मिलकर काम करें। विकास प्राइम एजेंडा होना चाहिए। बैठक के एजेंडे में कृषि, बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, मानव संसाधन विकास, जमीनी स्तर पर सेवा वितरण और स्वास्थ्य और साथ ही पोषण पर विचार विमर्श शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि नीति आयोग की इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की जानी है, जिसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठक में हिस्सा नहीं ले पाए। देश की प्रगति का आधार है कि केंद्र और राज्य साथ मिलकर के कार्य और निश्चित दिशा में आगे बढ़े। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और अधिक सार्थक बनाना, और यही नहीं, हमें प्रयत्नपूर्वक कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को न सिर्फ राज्यों के बीच, डिस्ट्रिक्ट तक ले जाना है। और अब बात गृह मंत्री अमित शाह की करेंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की एक स्पेशल कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अदालत में पेश होने को लेकर समन जारी कर दिया है। ये समन तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के दायर मानहानि के मामले में भेजा गया है। अमित शाह के 22 फरवरी को कोर्ट में यहां पर पेश होने का समन जारी किया गया है। मामले की सुनवाई सोमवार को स्पेशल कोर्ट में की जानी है। आपको बता दें कि मामला अगस्त 2018 की एक रैली के दौरान अमित शाह ने अभिषेक बनर्जी पर लगाए गए आरोपों से संबंधित है। टीएमसी सांसद बनर्जी के दायर मानहानि मामले में अमित शाह ने कोलकाता में एक रैली के दौरान आरोप लगाए थे कि नारदा शारदा रोज वैली सिंडिकेट करप्शन भतीजे की करप्शन है। साथ ही ममता बनर्जी ने लगातार भ्रष्टाचार किया। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि भ्रष्टाचार के इन आरोपों से उनकी छवि खराब हुई है। वहीं दिल्ली में लाल किला हिंसा का मास्टरमाइंड और 1 लाख रुपए का इनामी लखा सिंह सिधाना ने एक बार फिर से भड़काऊ वीडियो जारी किया है। लखा ने पुलिस को खुलेआम चेतावनी दी है। साथ ही कहा कि 23 फरवरी को एक और प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। अब की बठिंडा में प्रदर्शन करने की बात कही गई है। लखा ने वीडियो जारी कर प्रदर्शन में पंजाब के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को शामिल होने को कहा। साथ ही लखा सिंह बीते 25 दिनों से लगातार दिल्ली पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। उसके ऊपर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। साथ ही अपने फेसबुक पर उसने एक वीडियो अपलोड किया है। इस वीडियो में वे पंजाब के लोगों और युवाओं को भड़का रहे हैं। लखा ने वीडियो किसी टेंट के अंदर रात में बनाया है। टेंट में दिख रहा है कि कई लोग जमीन पर कंबल में सो रहे हैं। लखा उनके बीच बैठकर वीडियो बना रहा है। 26 जनवरी को लाल किला पर हुए हिंसा का मुख्य आरोपी है, आपको बता दें कि लखा सिंह। वहीं बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने बीएसपी के पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता ने दिल्ली के वसंत कुंज थाने में डंपी के खिलाफ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने की शिकायत दर्ज करवाई थी। इल्मी ने आरोप लगाया है कि बीते 5 फरवरी को वो एक रात्रि भोज में शामिल हुई थी, जहां पर अकबर डंपी ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। इसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी शिकायत भी की थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। वसंत कुंज साउथ थाने में आईपीसी की धारा 506 और 509 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। साथ ही शाजिया के आरोपों पर अकबर अहमद डंपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया फिलहाल सामने नहीं आई है। 72 वर्षीय डंपी आजमगढ़ से 2 बार बीएसपी के टिकट पर सांसद रहे हैं।
भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से टेंशन बढ़ा दी है। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण की रफ्तार भले ही तेज है, पर इधर कोरोना केस भी एक महीने के टॉप लेवल पर जा चुका है। शुक्रवार को कोरोना के नए केस ने 14,000 का आंकड़ा पार कर लिया, जो पिछले 27 दिनों में सबसे ज्यादा है। 23 जनवरी के बाद ऐसा पहली बार है जब कोरोना वायरस के नए केस 14,000 पाए गए हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पंजाब में कोरोना केसों की बढ़त से भारत के ग्राफ को बढ़ा दिया है। इससे पहले 28 जनवरी को कोरोना के 18,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। वहीं पिछले साल पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प का एक नया वीडियो चीन के सरकारी मीडिया ने ट्वीट किया है। वीडियो में भारतीय और चीनी सैनिक गलवान घाटी में दिख रहे हैं। पिछले साल जून में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच टकराव हुआ था। चीन ने अब आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि उसकी तरफ से भी सैनिक मारे गए थे। चीन ने बताया था कि इस झड़प में उसके 4 अधिकारियों और सैनिकों ने जान गंवाई थी। इससे पहले भारत ने कहा था कि गलवान में 30 से अधिक चीनी सैनिक मारे गए थे। झड़प में 20 भारतीय सैनिक भी शहीद हुए थे। चीन के सरकारी मीडिया ने भारतीय सैनिकों पर चीन क्षेत्र में आने का आरोप लगाया। वहीं चीन की तरफ से शेयर किए गए वीडियो में दोनों पक्षों के सैनिक नदी पार करते हुए दिख रहे हैं। उनमें से कुछ एक दूसरे को धक्का देते हुए दिखाई दे रहे हैं। रात ही आपको बता दें कि रात में दोनों ओर के सैनिकों डंडों के साथ यहां पर दिख रहे हैं। अंधेरे में चीखने चिल्लाने की आवाज भी वीडियो में सुनाई दे रही है। वहीं देश में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। इस कारण मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिन के मुकाबले रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इसके साथ ही पहाड़ी इलाके उत्तराखंड में भी कुछ जगहों पर तूफान और साथ ही बारिश के साथ ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर साथ ही कई इलाकों में मौसम विभाग ने बर्फबारी की चेतावनी दी है। इन राज्यों में हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मौसम में बदलाव आने की भी संभावना जताई गई है। साथ ही तमिलनाडु में अलग अलग स्थानों पर अगले 2-3 घंटों के दौरान गरज के साथ हल्की और साथ ही मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। इस बीच बड़ी खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लग गई है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने बदमाशों को अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया है। इस दौरान पुलिस ने 1 क्विंटल मीट, 1 तमंचा, 2 कारतूस सहित 1 बाइक बरामद की है। बताया जा रहा है ये पूरी घटना जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के रिवाड़ा शिकारपुर रोड की बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। और ज्यादा जानकारी के लिए बुलंदशहर से हमारे संवाददाता संजीव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजीव, पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है, क्या कुछ अपडेट है? मैं आपको बताता हूँ कि ये मुठभेड़ देर रात्रि में हुई है, जहाँ पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 2 गौ तस्कर जो मीट है उसे लेकर बाजार बेचने के लिए निकले हुए हैं। जैसे ही पुलिस उनकी घेराबंदी करती है तो वो एक आग में दुबक जाते हैं और दुबकने के बाद पुलिस पर फायरिंग करते हैं। पुलिस ने इसकी जवाबी कार्रवाई में 2 जो बदमाश हैं वो घायल होते हैं। और जो बदमाश हैं ये पहले से ही जो गौ तस्कर है वो पहले से इन पर काफी मुकदमा दर्ज है। ये घटना जो हुई है पुलिस की जो एनकाउंटर हुआ है जमीराबाद थाना क्षेत्र में हुआ है। जी संजीव, जो ये बदमाश है इनसे पूछताछ में क्या कुछ और निकल कर सामने आया है? देखिए, पूछताछ में पहले से भी तस्करी में संलिप्त रहे हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। फिलहाल इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ इनका इलाज चल रहा है। और इसमें एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जी संजीव, क्या इनके साथ कोई और भी शामिल हो सकता है गौ तस्करी के मामले में?
क्या इनके साथ कोई और भी लोग जुड़े हुए हैं? पुलिस अभी एनकाउंटर हुआ है, अभी ये अस्पताल में एडमिट है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है कि कौन कौन इस गिरोह में शामिल है और कहाँ कहाँ ये जो अवैध मीट सप्लाई करते थे। ये पुलिस ने कहा है कि जल्द इसका खुलासा किया जाएगा कि ये और इस केस में कितने लोग शामिल हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी जानकारी दे रहे थे आपको बुलंदशहर से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी। बताया जा रहा है इन बदमाशों के ऊपर और भी कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसको लेकर पुलिस ने एक बड़ी सफलता यहां पर हासिल की है। वहीं अब बात करेंगे वाराणसी की, जहां पर कैबिनेट मंत्री वाराणसी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर समाज के साथ उन्होंने यहां पर बैठक की है, जिसमें उन्होंने बताया कि महाराजा सुहेलदेव की याद में प्रधानमंत्री ने बहराइच में मूर्ति स्थापना के लिए आधारशिला रखी। वहीं बनारस के राजभर समाज के युवाओं ने सारनाथ में महाराजा सुहेलदेव पार्क में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया और साथ ही महाराजा सुहेलदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राजभर समाज संगठन के लोगों और युवाओं को सम्मानित भी किया गया है। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की याद में एक भव्य स्मारक की आधारशिला पूज्य प्रधानमंत्री जी ने बहराइच की धरती पर रखी और उसी क्रम में बनारस के हमारे राजभर युवा समिति के लोगों ने सारनाथ में महाराजा सुहेलदेव के पार्क में एक भव्य कार्यक्रम को आयोजित करके महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया। तो ऐसे जो हमारे संगठन के लोग हैं उनको यहाँ बुलाकर आज सम्मानित किया गया है। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी जिले के नगर निगम सीमा क्षेत्र में संचालित हो रहे अवैध डेयरी संचालकों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। अपर नगर आयुक्त के नेतृत्व में शहर के अलग अलग हिस्सों में चले अभियान में दर्जनों गोवंशों को गौशाला में भेजा गया है। हाईकोर्ट की ओर से जारी किए गए निर्देश में बताया गया कि नगर निगम सीमा में कोई भी सिर्फ 2 गोवंशों को रख सकता है, लेकिन इसके लिए पशु चिकित्सा अधिकारी से बाकायदा परमिशन लेने के साथ साथ गोवंशों की ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। अभियान के तहत पकड़े जा रहे गोवंशों को गौशालाओं में भेजा जा रहा है, जिसके बाद गोवंशों के मालिकों की ओर से शपथ पत्र देकर शहर से बाहर ले जाकर गोवंशों के रखने की भी बात कही गई। आपको बता दें कि शहर में दर्जनों की संख्या में अवैध डेयरी का संचालन किया जाता है, जिससे भारी संख्या में गोवंश शहर के बीच पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हादसों की भी संभावना ज्यादा रहती है। माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि शहर में, मेरठ शहर के लिए और वाराणसी के लिए, कि नगर निगम क्षेत्र में कोई भी पशुपालक अवैध डेयरी चलती ना पाई जाए, इसको जल्द से जल्द रिमूव किया जाए। हाँ, जिलाधिकारी महोदय ने अभी ये निर्देश दिए हैं। हाँ, आगामी जो पिछली बैठक हुई थी हमारी, उसमें निर्देश दिए हैं कि जो 2 पशु रखे हुए हैं उनको आइडेंटिफाइड किया जाए, उनकी टैगिंग की जाए और 2 से ज़्यादा जो लोग रखे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। माननीय न्यायालय द्वारा। इस बीच बड़ी खबर अलीगढ़ से है, जहां पर कोहरे के कारण हाईवे पर भीषण हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि कार, बस, ट्रक सहित करीब 14 वाहन आपस में टकरा गए हैं। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको अलीगढ़ से, जहां पर कोहरे के कारण 14 वाहन आपस में टकरा गए हैं। बताया जा रहा है कि हादसे में कई लोगों को यहां पर चोटें भी आ गई हैं। मौके पर पुलिस पहुंच गई है, साथ ही रेस्क्यू कर यहां पर पुलिस की तरफ से यातायात को सुचारू भी करवा दिया गया है। लोधा थाना क्षेत्र के NH 91 रिंग रोड की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको अलीगढ़ से, और ज्यादा जानकारी के लिए अलीगढ़ से हमारे संवाददाता मोहित हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। मोहित, कोहरे के कारण ये भीषण हादसा हुआ है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि लगातार धूप निकलने के बाद आज कोहरे का भयंकर रूप अलीगढ़ में देखने को मिला और यही कारण है कि आज जबरदस्त कोहरा होने के कारण लगभग 14 वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें कई लोग घायल हो गए। हालांकि अगर घायलों की बात करें तो लोग मामूली रूप से घायल है। मौके पर पहुंची 2 थानों के, थाना दिल्ली और थाना लोधा की पुलिस लगातार मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के बाद रेस्क्यू किया गया और लगातार जो बिल्कुल रूप से मामूली रूप से घायल उनको जिला अस्पताल में भर्ती करा दी गया। और साथ ही साथ क्योंकि घटना जो है NH 91 की है, रिंग रोड की पूरी घटना है। NH 91 पूरी तरह से जब 14 वाहन आपस में टकराए तो वह जान पीछी हुई, लेकिन पुलिस बल द्वारा और यातायात की मौके पर पहुंचने के बाद वहाँ पर जो है सुचारू रूप से यातायात को सुचारू रूप से चालू करा दिया गया। लेकिन बड़ा मामला यही है कि आज सुबह जबरदस्त कोहरा होने के कारण, यानी कि
साफ तौर से यही कहना होगा कि आज कोहरे का कहर अलीगढ़ में देखने को साफ तौर से न, इसमें 14 वाहन घायल हुए, कुछ 14 वाहन आपस में टकरा गए और इसमें लगभग कुछ लोग भी घायल हो गए। और फिलहाल की स्थिति अगर बात करें तो फिलहाल की स्थिति बिल्कुल यातायात को सुचारू रूप से स्टार्ट कर दिया गया है। जो भी घायल है उनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। जी मोहित, जिस तरह से कोहरे के कारण ये हादसा हुआ है तो उसको लेकर प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए कोहरे के को लेकर? देखिए, बिल्कुल बता दूं कि अगर मौसम की बात करें तो मौसम लगातार धूप निकल रही थी। धूप निकलने के बाद मौसम की स्थिति थी जो लगातार साफ बनी हुई थी। इसी के मद्देनजर जो कहीं ना कहीं जो वाहनों की रफ्तार है वो लगातार चरम पे थी। लेकिन आज जब सुबह जबरदस्त कोहरा हुआ, कोहरे के कारण जो रफ्तार थी वो भी धीमी पड़ गई। और अगर बात करेंगे पुलिस सुरक्षा की तो पुलिस सुरक्षा द्वारा वहाँ पर जो है जो वाहन है 112 की झंडे डाल की पुलिस फोर्स वहाँ पर लगा दी गई है। और लगाने के बाद में सुरावर में जो भी कोहरे को रोकने के लिए जगह जगह रेडियम की प्लेट भी लगाई जा चुकी है, जिससे कि आगे जो भविष्य में जो दुर्घटना है कोहरे पे लोग लगातार और दिलसाफ तौर से यातायात के साथ तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी जानकारी दे रहे थे आपको, जहां पर अलीगढ़ में ये भीषण हादसा हो गया था। 14 वाहन आपस में टकरा गए थे, जिसके बाद रेस्क्यू पुलिस ने किया और सुचारू यहां पर यातायात पुलिस की तरफ से किया गया है। वहीं शाहजहांपुर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और साथ ही पुलिस कप्तान यश आनंद ने जूते पहनकर शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया था। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मोहल्ला लोधीपुर निवासी समाज सेवी सलमान नबी ने न्यायालय में जिलाधिकारी और साथ ही पुलिस कप्तान के खिलाफ वाद दायर की। समाज सेवी सलमान नबी का कहना है कि हम शहीदों के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिला न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय की शरण में जाकर शहीदों के अपमान के लिए न्याय मांगेंगे। वाद दायर होने के बाद न्यायालय ने 18 फरवरी की तारीख निश्चित की थी। 18 फरवरी के बाद अब न्यायालय ने 25 फरवरी की भी तारीख निश्चित कर दी है। अब देखना यह है कि जनपद के आलाधिकारी न्यायालय की पेशी में अपनी बात कहने के लिए पहुंचेंगे या नहीं। वहीं सलमान का कहना है कि जब से हमने इस मुद्दे को उठाने की शुरुआत की है तब से हमें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकियां भी मिल रही हैं। हालांकि समाजसेवी सलमान का कहना है कि चाहे हमारी जान चली जाए लेकिन शहीदों का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ के जिला कप्तान साहब हैं और डीएम साहब हैं जो जूते पहन के चले जाते हैं, चाहे कोई भी महापुरुष हो। अम्बेडकर साहब की पार्क पे भी जैसे कि लोग बता रहे हैं कि गए, तो हमने खुद देखा, वीडियो है उसके। तो इस तरीके का जब अधिकारी लोग करेंगे तो आम जनता क्या होगा। तो इसी के लिए मैंने कोर्ट में जो है दायर किया है। पहले 18 तारीख लगी थी, अब हमारी 25 तारीख लगी हुई है। अब देखना है कि कोर्ट जो शहीदों को इंसाफ दिला पाता है या नहीं दिला पाता है। यहाँ के जिला कप्तान साहब हैं और डीएम साहब हैं जो जूते पहन के चले जाते हैं, चाहे कोई भी महापुरुष हो। अम्बेडकर साहब की पार्क पे भी जैसे कि लोग बता रहे हैं कि गए, तो हमने खुद देखा, वीडियो है उसके। तो इस तरीके का जब अधिकारी लोग करेंगे तो आम जनता क्या होगा। तो इसी के लिए मैंने कोर्ट में जो। और अब खबर संभल से है, जहां पर एनएच पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि टैंकर और कार की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घने कोहरे में एनएच 509 पर बनिया ठेर थाना इलाके में दाल मिल पुलिया के पास टैंकर और कार में भीषण टक्कर हो गई थी। पुलिस के अनुसार टैंकर मुरादाबाद की ओर जा रहा था जबकि कार मुरादाबाद की तरफ जा रही थी। पुलिस ने बताया कि मृतकों और घायलों की अभी शिनाख्त नहीं हो सकी है, जबकि घायल भी इतने सीरियस हैं कि वे अपना नाम, पता और दुर्घटना के बारे में बताने की स्थिति में नहीं है। पुलिस ने शव कब्जे को लेकर सभी घायलों को आनन फानन में चंदौसी अस्पताल भेजा, जहां उनका इलाज चल रहा है। चंदौसी मुरादाबाद रोड पर एक वैगनआर गाड़ी एक टैंकर से टकरा गई थी आज सुबह, जिसमें सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। यहाँ पर इसमें से 4 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है, उनको मॉर्चरी भेज दिया गया है। इसमें से 3 लोग अभी घायल हैं, इनको मुरादाबाद के लिए रेफर किया गया है। बाकी मौके पर यातायात सामान्य कर दिया गया है तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चंदौसी मुरादाबाद रोड पर एक वैगनआर गाड़ी एक टैंकर से टकरा गई थी आज सुबह, जिसमें और ज्यादा जानकारी के लिए संभल से हमारे संवाददाता रामवीरेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राम, भीषण यह हादसा हुआ है, टैंकर और कार के बीच टक्कर हुई है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला बनियाठे के हाईवे का मामला है। ये NH 509 का जी। और यहाँ सामने से टैंकर आ रहा था और घने कोहरे के कारण वैगनआर से मुरादाबाद की तरफ के लिए यहाँ चंदौसी रिश्तेदारी में आए थे ये सभी लोग। मुरादाबाद वापस आ रहे थे
तो जैसे टैंकर से इन्होंने ओवरटेक किया, तो सामने से टैंकर आने की वजह से टैंकर वाले ने काफी बचाने की कोशिश की, उसके बावजूद भी फिर आमने सामने से दोनों में वैगनार और टैंकर में भिड़ंत हो गई, जिसमें टैंकर पलट गया है और 4 लोगों की मौत हो चुकी है जो वैगनार में सवार थे, और कुछ लोग घायल हैं। उन्हें घायलों को CHC चंदूसी में भर्ती कराया गया है और जो मृतक थे उनको सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जी, रामवृक्ष घायलों की क्या स्थिति है अभी, किस तरह से उनका इलाज हो रहा है? जी हाँ, घायलों का अभी इलाज जारी है, उनकी स्थिति थोड़ी गंभीर बनी हुई है। जी, रामवृक्ष हादसे के मुख्य कारण क्या माना जा रहा है? हाँ, हादसे का मुख्य कारण क्योंकि घना कोहरा होने की वजह से ये हादसा हुआ है। घना कोहरा ना होता तो हो सकता है अगर ओवरटेक करने पे उससे पता लग जाता, पर घना कोहरा होने की वजह से ये हादसा हुआ है। बड़ा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं राजा भैया के गणकुंडा और बाबागंज में बीजेपी की चुनावी सेंधमारी चल रही है। राज्य मंत्री सुनील भराला ने कहा है कि जिला पंचायत और विधानसभा 2022 के चुनावों में यहां से बीजेपी की जीत होगी। साथ ही आपको बता दें, कुंडा बाबागंज में लंबे समय से चले आ रहे क्षेत्रीय दलों के दबदबे को अगले 6 महीने में उखाड़ कर फेंक देंगे, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि कुंडा और बाबागंज में रघुराज प्रताप सिंह और फिर राजा भैया का ही बोलबाला रहा है। 1993 से लगातार कुंडा विधानसभा से राजा भैया निर्दलीय चुनाव जीतते आ रहे हैं। वहीं 2018 में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का ऐलान किया था। इस बीच बड़ी खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर 3 दिन से लापता किशोर का नाले में शव मिला है। बताया जा रहा है कि अपहरण के बाद किशोर की हत्या करने की यहां पर आशंका जताई जा रही है। किशोर के सिर पर भी चोट के निशान मिले हैं, जिसके चलते यहां पर हत्या करने की आशंका परिजनों की तरफ से जताई जा रही है। आक्रोशित परिजनों ने विकास भवन रोड पर चक्का जाम कर दिया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के सरौद चौराहा स्थित काशीराम कॉलोनी का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको प्रतापगढ़ से, जहां पर एक 3 दिन से लापता किशोर का नाले में शव बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि अपहरण करने की यहां पर आशंका जताई गई है, जिसके बाद शव के सिर पर चोट के निशान भी मिले। इसको लेकर परिजनों ने अपहरण कर हत्या करने की आशंका जताई है। और ज्यादा जानकारी के लिए प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, 3 दिन से लापता एक किशोर का शव मिला है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, क्या कुछ है पूरा मामला? आपको बताना चाहेंगे कि पूरा मामला जो है सरौद चौराहे काशीराम कॉलोनी का है, जहाँ पर एक 9 वर्षीय बच्चा जो 3 दिनों से था उसका आज सुबह नाले में शव मिला, जिसके बाद परिजन आक्रोशित हो गए और रोड पर जाम लगा दिए। पुलिस मौके पर पहुंची और राज्य सरकार किसी तरीके से जो है जाम को हटवाया और मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द जो है हम आरोपियों की गिरफ्तारी करेंगे। हालांकि 4 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ में जुटी। जी मनीष, आपकी किसी अधिकारी से बात हुई हो, क्या कुछ निकलकर सामने आया है कि पूछताछ में क्या कुछ पता चला? अभी तक पुलिस को कोई सुराग उनके हाथ अभी लगा? पुलिस का कहना है कि जब परिजनों ने अपहरण की तहरीर दी थी, उसके आधार पर जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया और जिनके खिलाफ तहरीर दी गई थी सभी को जो है हिरासत में लिया गया है और जल्द से जल्द हम मामले का खुलासा भी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं चित्रकूट के रैपुरा थाना क्षेत्र के बसिंगा गांव में मिट्टी का टीला धंसने से एक बड़ा हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि हादसे में एक बच्ची और 2 महिलाओं की मौत हो गई है। साथ ही अन्य 3 महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मिट्टी खुदाई के दौरान टीला धंसने से यह हादसा हुआ, जिसको लेकर जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे और साथ ही परिजनों को वहां पर सांत्वना दी गई। आर्थिक सहायता दिए जाने का भी यहां पर डीएम की तरफ से आश्वासन दिया गया है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।